अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PNN क्राइसिस सेंटर। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आयशा सलमान। शहबाज हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है। कौमी असम्बली का अलविदाई आज इजलास होने जा रहा है दोपहर 2 बजे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे अलविदाई खिताब करेंगे। 15वीं कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस भी आज शाम को ही सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका अभी तक फैसला नहीं हो सका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से इस मामले पर मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों से भी मुसलसल राब्ता है, जबकि आज शाम अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, और ये बहुत सारी इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा खेज बैठक अब तक कोई सामने नहीं आ सकी है। वहीं ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स निगरान वज़ीर आज़म बन जाए जिसका नाम ही लिस्ट में मौजूद ना हो। यानी अब तक जो नाम सामने आए थे, सबसे पहले हमने देखा कि इसहाक डार साहब का नाम सामने आया, शाहिद खान अब्बासी का नाम सामने आया, और कल रात तक ये चहमगोइयाँ हो रही थी दारुल हुकूमत में कि नाम फाइनल हो चुका है, सिर्फ आज अनाउंस होना बाकी है। 2-3 बार हुआ कि नाम फाइनल हो गया और एक नाम पर इत्तफाक हो गया। नवाज शरीफ भी मान गए, जरदारी साहब भी मान गए, फजलुर रहमान भी मान गए, लेकिन फिर अचानक शायद कोई और ना माना, जिसकी वजह से नाम फिर फाइनल नहीं हुआ और फिर दोबारा मुशावरत का अमल शुरू हुआ। लेकिन अभी तक नाम का ना आना ये बता रहा है कि नाम फाइनल नहीं हुआ है। और पहली बार इतनी इत्तेहादी जमातें जब साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगी, 13 जमातें इत्तेहाद जब मिलकर हुकूमत बनाएगा, तो यकीनन बहुत सी 1300 बैठकें शायद करनी पड़ जाएं एक नाम पर इत्तेफाक करने के लिए। यकीनी तौर पर मामला जो हैं वो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो दिलचस्प होते जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो आखिरी मिनट के अरेंजमेंट्स हैं, इनको लेकर मामला जो हैं वो आइंदा का सियासी नक्शा भी डिफाइन करेंगे। आज के रोज़ जो फैसले किए जाएंगे, यानी कि निगरान सेटअप से मुतालिक जब किसी की तजवीज़ मानी जाएगी या किसी की तजवीज़ को रद्द किया जाएगा, तो दिलों में एक बात आएगी। उसके बाद वो बात इलेक्शन मुहिम तक जाएगी और फिर इलेक्शन मुहिम में आप वो जोशीली तकारीर सुनेंगे, वो इल्ज़ाम तराशियाँ सुनेंगे कि जो इलेक्शन मुहिम का हुस्न होती हैं और हिस्सा होती हैं, और उनके बगैर इलेक्शन मुहिम अधूरी समझी जाती है। बिल्कुल। आज 15वीं असम्बली तहलील होने जा रही है। असम्बली के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात के बाद 13 अगस्त 2018 को शुरू होने वाली पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली आज तहलील होने जा रही है। इस कौमी असम्बली ने 2 वज़ीर आज़म देखे हैं। 18 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाया था। चेयरमैन PTI की हम बात कर रहे हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे इस असम्बली से, और कुछ ऐसे भी अरकान असम्बली थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। आपको याद होगा तहरीक अदम एतमाद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद इस असम्बली को उस तरह से चैलेंजेस का सामना इसलिए भी नहीं रहा जो सेकंड हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस असम्बली में ऑपोजिशन उस तरह से समय तगड़ी नजर नहीं आई। ऑपोजिशन तो 9 अप्रैल के बाद थी ही नहीं। ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। लेकिन ये तीसरी कंसेक्यूटिव असेंबली है, यानी कि 2008 से जो जमहूरी सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार के बाद, मार्शल लॉ के बाद, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, और फिर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो केसेस थे उससे मुतालिक ख़त ना लिखने पर तौहीन अदालत की वजह से वो घर गए। राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने। फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई और 2013 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। फिर जनाब उन्हें भी घर जाना पड़ा, और उनके बाद आए जनाब शाहिद खान अब्बासी, फिर आए चेयरमैन PTI, और फिर वो भी चले गए, और उसके बाद आ गए छोटे मियाँ साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं। तो यानी 3 कौमी असम्बलियाँ और 6 वज़राए आज़म पाकिस्तान ने देख लिए हैं। ये भी बड़ी एक खुशगवार बात है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, वज़राए आज़म नहीं कर रहे हैं। वज़राए आज़म नहीं कर रहे। आप पॉजिटिव अगर आंसर देखें तो असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं, वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करते। चले जी, एक बहुत अहम ये मामला है निगरान वज़ीर आज़म का मामला, कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हो रहा है। ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि अभी तक कोई भी जमात मुत्तफिक नहीं हो पा रही है। कुरा किसके नाम निकलेगा, फिलहाल कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन माजी में कौन कौन सी शख्सियात हैं जो निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर तैनात रह चुकी हैं, पहले पे जानते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका नहीं है कि मुख्तसर मुद्दत के लिए निगरान वजीर आज़म का तकर्रुर किया जाएगा। इससे कबल भी इस ओहदे पर 7 शख्सियात अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं।
गुलाम मुस्तफ़ा जतोई 6 अगस्त 1990 को पाकिस्तान के पहले निगरान वजीर आजम बने। दूसरे निगरान वजीर आजम बलखशेर मजारी बने, जो 18 अप्रैल से 26 मई तक तैनात रहे। पाकिस्तान के तीसरे निगरान वजीर आजम मुइन कुरैशी 18 जुलाई 1993 को बने। 5 नवंबर 1996 को मिराज खालिद पाकिस्तान के चौथे निगरान वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुए। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इख्तिदार संभाल लिया और 2007 में हुकूमत के खात्मे के बाद मोहम्मद मियां सुमरू को निगरान वजीर आजम का ओहदा दिया। जस्टिस रिटायर्ड मीर हजार खान खोसा पाकिस्तान के छठे निगरान वजीर आजम मार्च 2023 को बने। जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क 2018 को पाकिस्तान के 7वें निगरान वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुए। सिर्फ मोहम्मद मियां सुमरू ऐसे निगरान वजीर आजम थे जिनका दौरानिया 90 दिन से ज्यादा था, जिसकी वजह दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत थी। तो कौमी असम्बली की तहलील, निगरान वज़ीर आज़म के इस मामले पर आपने एक रिपोर्ट देख ली कि माजी में कौन कौन था, लेकिन आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन जाते जाते बहुत सारी मसरूफियात हैं। तो इस वक्त शहर इक़्तिदार में हो क्या रहा है? नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सिद्दीक, बताइएगा, इस वक्त यकीनी तौर पर आखिरी दिन, सारे काम निपटा कर जाने हैं, बहुत सारी बातें भी करनी हैं और मुस्तक़बिल के भी मामलात को डेफिनेटली तय करना है। क्या इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं इस्लामाबाद में और गिरदोनवा में भी? जी, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है एक तो 2 बजे कौमी असम्बली का जो अलविदाई इजलास है वो शुरू हो जाना है। अच्छा, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है, बहुत से जो अरकान कौमी असम्बली हैं अपनी तनख्वाहों के मामला क्लियर कर रहे हैं कि उनका जो अकाउंट है इसी बैंक पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो निजी बैंक है वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने अपनी कोई तनख्वाहें रहती थी वो वसूल करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ जो है वो अरकान जो कमेटियों के चेयरमैन थे वो अपने मामला सीधे कर रहे हैं। फिर फ़ोटो सेशन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है, वो आज 5 बजे के बाद होगा और उसमें भी वज़ीर आज़म की शिरकत जो है वो मुतवक्के है। और उसके बाद फिर रात को जो है वो इशाया होगा, क्योंकि आज 15वीं कौमी असम्बली का आखिरी दिन तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज वज़ीर आज़म की जानब से कौमी असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस है वो सदर ममलकत को भिजवा दी जाएगी। वो एडवाइस जो है वो वज़ारत पार्लिमानी अमूर की जानब से समरी की सूरत में प्राइम मिनिस्टर के पास पैसे पहुँच चुकी है। अब वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो कब इसको सदर ममलकत को जो है वो भिजवाते हैं। अदरवाइज़ 12 अगस्त अगर वैसे ही मामला ऐसे ही चलते हैं तो 12 अगस्त को रात को 12 बजे कौमी असम्बली आज खुद ही वो तहलील हो जाएगी। अब यहाँ पे एक दिलचस्प जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये हुई है कि जो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के मामले के ऊपर जो मुज़ाकरात होने थे या मुलाकात होनी थी वो अभी तक नहीं हो सकी। उसका आज 4 बजे वैसे उसका वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन दोनों के दरमियान अभी तक जो है वो जो मुख्तलिफ नाम आपस में डिस्कस कर रहे थे उनके ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। ख़ास तौर पर जो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर और अपोजिशन जो लीडर दीगर उसमें जो GDA शामिल है, जमाती इस्लामी भी शामिल है, उनके साथ अपोजिशन लीडर का भी इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। अच्छा सिद्दीक साजिद, कल तक आप भी ये रिपोर्ट कर रहे थे खबरें कि कुछ इत्तेहादी जमातें ऐसी भी हैं जो वज़ीर आज़म साहब को कह रही हैं कि आप जो नाम देंगे हम उस पर मुत्तफ़िक़ होंगे। कल तक मामला सेटल हो गए थे, कल रात तक। आज ऐसा क्या हुआ है कि नाम ही फाइनल नहीं हो सका? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी कल कह रहे थे कि आज तो नाम अनाउंस करना है। जी, मैंने कल भी कहा था कि इस मसले के निगरान वज़ीर आज़म के जो 3 बुनियादी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन लीडर, वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पर फिर हमारे मुक़्तदर हल्के, क्योंकि वो भी इसमें जो है वो दिलचस्पी रखते हैं, तो उसी वजह से एक इत्तफाक़ राय का उम्मीदवार जो है वो सामने आए। और फिर एक जो तजवीज़ यहाँ पे ये भी पेश की जा रही है कि जो नाम इतने ज़्यादा आ गए हुक्मरान इत्तेहाद के पास कि हर रोज़ नाम जो है वो तब्दील होते रहे, उसकी वजह भी इत्तेहादी हुकूमत है। जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि आप यकीनी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर इस मामले पर अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो जुमला आता है ना आयशा के आप नाम दे दें और हम जो है वो आप जो नाम देंगे हम उसके साथ हैं, ये उसी तरह का जुमला है कि क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ये बड़ा एक रिवायती सा जुमला है और ये चलता रहता है हमारी सियासत में। हमारे जो स्टूडियो गेस्ट हैं उन पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। रिजवान रज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्राइसिस सेंटर में एक बार फिर आए। क्राइसिस सेंटर क्यों है इस पे भी हम बात करते हैं। हाँ। फरूख शहबाज बड़ाई साहब, इतने पुराने तो नहीं है कि आप इतनी पुरानी बातें करते। फरूख शहबाज बड़ाई साहब ने भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। फरूख साहब, आपसे भी जवाब लेंगे आज, आपको जवाब देना पड़ेगा और हम कहेंगे बार बार के जवाब दो। जी बिल्कुल। लेकिन दादा, आपकी तरफ आते हुए रिजवान रज़ी साहब, सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प है। कौमी असम्बली जा रही है, एक और कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। वज़ीर आज़म तो खैर नहीं कर सके, ये हमारा अलमिया ही रहेगा, हम इस पर मातम करना रहेंगे। लेकिन बहरहाल इस कौमी असम्बली ने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया, आज जब ये कंक्लूड हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं पूरे 5 सालों?
देखिए, इस 5 सालों को अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि 2 वज़राए आज़म इस कौमी असम्बली ने भुगताए, जो हमारी रवायत रही है, इसने भी भुगताए। और इसके अंदर जो है आखिरी दिनों में जो लेजिस्लेशन है, अगर हम उसको भी शामिल करें तो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बूढ़ी किस्म की लेजिस्लेशन हुई। हमने स्पेस और लूज़ किया सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और इस कौमी असम्बली के सामने एक बहुत बड़ा मसला था मिसिंग पर्सन का, ये उस पर फिर कुछ नहीं कर पाई, इसके बावजूद कि वो सारे कायदीन जो अपोजिशन में थे तो मिसिंग पर्सन के कैंप्स में जाके यकजहती का इजहार करते थे, लेकिन जब वो पावर में पहुँचे, इक़्तिदार में पहुँचे, तो वो उन तमाम वादों को भूल गए। ये भी एक और अलमिया रहा। इस कौमी असम्बली ने अपने मेंबरान को, जो कि उस वक्त अपोजिशन में थे और फिर हुकूमत में आए, उनको गद्दारी का मुर्तकब करार दिया। इसकी एक ऑब्जर्वेशन के ज़रिए ये भी पहली मर्तबा हुआ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये कौमी असम्बली बनाई जाती है कि वो गद्दारों को कौमी धारे में लेके आए, जिनको किसी ना किसी वक्त आप गद्दार करार दे चुके होते हैं, उनको कौमी धारे में लेके आए। लेकिन यहाँ पे स्पीकर की सीट से ये ऑब्जर्वेशन दी गई और बड़ी हैरानकुन और तबाहकुन ऑब्जर्वेशन थी कि जनाब जिन्होंने ये काम किया है वो गद्दार। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं रिजवान रज़ी साहब और फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब। इसके अलावा हमें सेनेटर गौस खान न्याजी साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। और वीडियो लिंक पर इमरान शफकत साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सबसे पहले जाएंगे गौस खान न्याजी साहब, सेनेटर साहब, अभी क्या वहाँ पर चल रहा है दारुल हुकूमत की? अगर हम बात करें, 2 बजे असम्बली का सेशन भी होना है और अलविदाई वहाँ पर माहौल होगा, वहाँ माहौल कैसा है? और आप सेटिस्फाई हैं जो 16 माह की मुद्दत रही नून लीग की जो गवर्नमेंट थी, उससे आप सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल जी इस्लामाबाद में माहौल ठीक है। सारे एक दूसरे को सबसे पहले मुबारकबाद दे रहे हैं कि असम्बली ने अपना वक्त पूरा किया और बाइज़्ज़त तरीके से असम्बली रुखसत हो रही है, अपने टाइम पे हो रही है। और जो 16 माह की असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, लेकिन न्याजी साहब जो है वो अपनी बात पूरी ना कर सके। मैं न्याजी साहब से दोबारा रब्ता करते हैं, आपको सुन नहीं पा रहे। इमरान शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? पहुँच रही है आपकी आवाज़। कैसे मिजाज हैं सर? ये 15वीं कौमी असम्बली जो है वो आज घर जा रही है। अभी न्याजी साहब कह रहे थे कि जो सारे अरकान हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इसमें आप नहीं समझते कि बाकी भी जो मुताल्लिकीन हैं उन्हें भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि 3 कंसेक्यूटिव कौमी असम्बलीज़ हो गई हैं? उनका भी बड़ा किरदार है। हाँ जी, बड़ा किरदार है। और ये मेरा ख्याल है कि ये तय कर दिया गया हुआ है कि आलमी तनाजुर में कि पाकिस्तान में जो मुंतखब इदारे हैं वो अपना टन्योर पूरा करेंगे। और ये मेहरबानी है, मतलब जो मुतल्लिकीन हैं उनकी, आपका जिनकी तरफ इशारा है कि यहाँ पर इदारे जो हैं वो इस मुंतखब इदारे को मियाद पूरी करने देते हैं, तो अच्छे खुश आइंद बात है। हाँ, यकीनी तौर पर ये खुश आइंद बात है। स्टूडियो में ज़रा आवाज़ ही बढ़ा दीजिएगा ताकि हमारे जो मेहमान हैं वो भी सुन सकें इमरान साहब की गुफ्तगू को। अब फ़ारूक साहब आपकी तरफ भी आते हैं, रज़ी साहब आप भी इमरान साहब से गुफ्तगू कर सकते हैं। आपको फ़िक्रा आ गया होगा? नहीं, एक फ़िक्रा नहीं, अगर आप एक और क्रोनोलॉजी मिस कर गए हो, मैंने कहा मैं वो बता। जी प्लीज़ सर। 88 के बाद जितनी भी असम्बलियाँ आई हैं ना, ठीक 1 साल के बाद उन असम्बलियों के जो सरबराह होते हैं, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा तहरीक शुरू हो जाती है। हाँ। और 90 की दहाई में हमने देखा कि 2.5 साल, पौने 2 साल, 3 साल के अंदर असम्बली लपेट दी जाती थी। ठीक है, ये जो इमरान शफकत साहब ने, नहीं, इमरान शफकत कहा भाई, इमरान शफकत हैं मेरे भाई, बड़े मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं छोटे। तो ये जो असम्बली आई 2000 के बाद, जब माशाल्लाह वाले के बाद जब हुआ, तो फिर ये तय किया गया कि असम्बली नहीं जाएगी, वज़ीर आज़म जाएगा। लेकिन पैटर्न वही रहा। 1 साल के बाद जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है उसके खिलाफ जो है, या हुकूमती पार्टी के खिलाफ तहरीक शुरू होती है, और अगले 2 से 2.5-3 साल रज़ी साहब, चेयरमैन पीटीआई साहब ने पौने 4 साल पूरे किए हैं, तो वो जो आपने 1 साल वाली बात की है वो शायद उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया है। इसमें ओवरऑल पैटर्न चेंज हो गया, शुरू हो गई थी। नहीं, पैटर्न चेंज हो गया बिल्कुल। ये मैं आपकी बात गया, मैं इधर इसको फ़ारूक साहब की तरफ ले जाता हूँ। 2008 में आने वाली हुकूमत जो है वो 2011 के मसले पे
उन्हें लगा कि मार्शल लॉ लग जाएगा, इस तरह का मसला हुआ, उन्होंने काम शुरू किया। फिर मेमो गेट के जरिए जो लड़ाई शुरू हुई वो जाके केस जरदारी साहब के केस पे तौहीन अदालत वज़ीर आज़म गया घर। फिर एक मीटिंग में सिरल अलमेडा साहब ने शरारत कर दी, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई एक और वज़ीर आज़म। टाइम 1 साल से बढ़ गया लेकिन पैटर्न और मसाइल तो वही रहे ना। इसमें अहम नुकता ये है कि लोग तो ये कहते हैं कि आप जिस तरह इशारों के नामे में बात उनकी तरफ लेके जा रहे थे कि वो लोग मेरी मजाल, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जब मौलाना का ये मार्च गया है और उनकी हुकूमत थी, ये जो साहब अटक में हैं इस वक्त, तो इनकी हुकूमत थी, तो मैंने मौलाना से जाके सवाल भी किया और वहाँ पर जो खड़े हुए हमारे सहाफ़ी हैं जो पिछले कई हुकूमतों को देख रहे हैं रुखसत होते हुए भी और ज़बरदस्ती होते हुए उनके साथ, तो मैंने उन्हें कहा कि ये मौलाना लोग ले आए इतने, और आपको पता है मौलाना एक यकीन दहानी के बाद वहाँ से गए। हाँ जी, बड़ा किरदार था चौधरी। हाँ जी, तो मौलाना से ये जब पूछा गया तो मैंने कहा कि ये आप लेके आए, आप कह रहे हैं हुकूमत रुखसत करेंगे, कह रहे हैं हाँ हम हुकूमत रुखसत करेंगे। मैंने कहा कल को आपकी हुकूमत आएगी, ये भी इतने लोग लेके आएंगे, रुखसत करेंगे। तो पाकिस्तान में नुकता यही है, हमारे जो लोग हैं जो ये असम्बली जा रही है, इनमें बैठे हुए लोग ही तो कहीं ना कहीं किरदार अदा करते हैं ना। इनकी अगर ये किरदार ना हो तो ये असम्बलियाँ इस तरह से रुखसत ना हो, वज़ीर आज़म इस तरह से रुखसत ना हो, इनको भी कहीं पे गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली रजी साहब, यही बात कि सियासतदान जो कल के गवर्नमेंट में होते हैं वो फिर सीट्स स्विच कर लेते हैं, कैरेक्टर्स वही रहते हैं, चेहरे वही रहते हैं, तो क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि किसी तीसरे इंसान की या किसी तीसरे इदारे की कोई ऐसी मजाल ना हो। देखिए, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था COT, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर उस वक्त तक जो सियासी कुव्वतें थीं जो कि मार खा चुकी थीं और लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम, ठीक है, वो सीख चुके थे कि अब मैंने आपकी चूंच भी नहीं तोड़नी, आपने मेरी दुम भी नहीं उखाड़नी, ठीक है। तो जब उन्होंने लर्न कर लिया तो इमरान खान साहब तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, फिर मैं नाम ले गया हूँ यार, देखिए रिजवान रजी साहब का माइक जो है वो थोड़ी देर के लिए आउट कर दें, मैं इनको कागज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख लें। सर आप ये पूरा क्राइसिस सेंटर में क्राइसिस ले आएंगे, मैं इमरान शफकत साहब की तरफ चले जाता हूँ। इमरान मेरे एक छोटे भाई हैं, उनका इमरान शफकत नहीं, इमरान शफकत भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, वो भी साथ में मौजूद हैं। इमरान मेरे एक ब्रदर इन लॉ भी हैं। अब जितने इमरान हो गए इसका मतलब है कि इमरान क्या शफकत पता साहब कि की मैं तरफ किस ही जाना इमरान का पड़ेगा। नाम वैसे ले रहा आप पर हूं। पाबंदी होनी चाहिए। वैसे बड़े भाई जो हैं, आज उनकी सालगिरह भी है, उनको भी सालगिरह इमरान शफकत साहब, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है इसमें, जी इमरान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? मैं देखिए, एक चीज जो अभी तक रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई, मैं वो आपके हुजूर पेश करना चाह रहा हूँ कि 2013 में इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी, और 2014 में धरना हो गया था। ये जो धरना हुआ था, इस धरने को मैनेज करने वाले, लेके जाने वाले और फाइनेंस करने वालों ने अब एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी है जिसका नाम है इस्तेहकाम पार्टी। इस्तेहकाम पार्टी के एक लीडर ने ये बात मुझे बनफ्से नफीस दू बदू मेरे हम सामने बैठ के ये बात हुई, मुंह दर मुंह, उन्होंने कहा कि ये हम जो मुंह दर मुंह, हाँ जी, कि ये जो हम धरना लेके गए थे, ये जनरल राहील शरीफ साहब की इमा के ऊपर हम लेके गए थे। ये जो हमने वो मार्च निकाला था और जो तख्ता उलटने का पूरा प्लान था, ये राहील शरीफ साहब का था, और वो बेचारे बदनाम हो गए बैटल फॉर पाकिस्तान किताब के अंदर ज़हीरुल इस्लाम साहब, क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम जो थे वो उनके वो ऑपरेटर्स थे, उनके जरिए ये सारा कुछ हो रहा था। तो ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो उन्होंने फिर अपनी एक बहुत एक करीबी अजीजा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, उनसे शिकवा भी किया कि जब वो टेप जो है IB के जो थे ना सुल्तान साहब, उन्होंने वजीर आजम के सुपुर्द की, जिसमें गुफ्तगू हो रही थी हमारी, आपकी इस बात को हम ज़रूर सुनेंगे, पूरा करेंगे। बहरहाल ये PNN का क्राइसिस सेंटर है आज के दिन कि जब जो असेंबली है, 15वीं कौमी असेंबली, वो अपनी मुद्दत से कुछ पहले तहलील होने जा रही है, मुद्दत मुकम्मल कमोबेश कर ही ली है, तो ये क्राइसिस भी है और सर्टेनिटी भी साथ साथ है। यहाँ से आगे हम सर्टेनिटी का ख्वाब देख लेते हैं। अल्लाह करेगा आइंदा आने वाले दिन जो है उसमें बर वक्त इंतखाबात हों, साफ शफाफ भी हों, और जो हुकूमत है उसे बर वक्त इंतखाबात तो होते दिखाई नहीं दे रहे। इमरान शफकत साहब बात कर रहे थे, कोशिश तो की जा सकती है एक आखिरी। अच्छा इमरान शफकत साहब, बर वक्त इंतखाबात की भी बात हो रही है, वो एक बता दें, आपको नजर आ रहे हैं और कितना डिले हो सकते हैं, और अब आप एक बात करें सर, वो कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, वो जो थी ना बात में मुकम्मल, वो मैं पहुंचा था कि नाराज हो गए वो, उन्होंने अपनी करीबी अजीजा को बताया ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कि जी जब IB वाली टेप सुनाई गई और आर्मी चीफ के तलब करने के ऊपर मैं वज़ीर आज़म हाउस गया, वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में
आर्मी चीफ की मौजूदगी में वज़ीर आज़म साहब के ऑफिस में वो एक टेप चला के सुनाई गई, जिसमें वो कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि ये सारा मैनेज्ड है। तो इसके ऊपर उन्होंने रईस साहब ने स्टैंड ही नहीं लिया। उनका ये शिकवा था, हालांकि सब कुछ तो उनकी मर्जी से हो रहा था। तो रईस शरीफ साहब बेसिकली PNN क्राइसिस सेंटर में यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तो PNN क्राइसिस सेंटर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है इसमें कौमी असम्बली की तहलील, इसके साथ साथ निगरान सेटअप की तश्कील और आइंदा आने वाले इंतखाबात, ये मौज़ूए गुफ्तगू हैं। हमारे स्टूडियोज़ में भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है कि मुलाकात जो है वो फिर मुलतवी हो गई है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की। तो फ़ारूक शहबाज साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, क्या हो रहा है? इतनी क्या मसरूफियात के अहम ये एक मसला है, अहम सवाल है जो कि जवाब तलब है, तो मुलाकातें मंसूख हो रही हैं। मेरे ख्याल वज़ीर आज़म साहब ने तो आज काबीना का आखिरी इजलास है, अलविदाई इजलास, फिर पार्लियामेंट जारी है, तो बेशुमार मसरूफियात होंगी उनकी। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज बहुत मसरूफ़ हैं। डेफिनेटली कुछ तो ऐसे काम वो कर रहे होंगे जो जिसमें वो मसरूफियत उनकी इतनी बड़ी है कि हर रोज मुशावरत का सिलसिला भी रहता है आपको लगता है? मेरे ख्याल में बहुत बढ़ चुका है, इसका दायरा वसी हो चुका है। पता नहीं इसमें कितने नाम आ चुके हैं, क्या हुआ है। नहीं, उन्होंने कहा मैंने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। इसमें मैंने वैसे 90%। हाँ जी, आप कुछ कहना। एक बात और भी आप नोट कर लें कि जब यूसुफ रजा गिलानी का और जनाब हफीज शेख का इलेक्शन था ना सेनेट का, अगर आपको याद हो, जो गिलानी साहब जीत गए थे, तो उसमें अपने जो राजा साहब हैं, इन्होंने अपनी प्यारी मोहब्बत, पुरानी मोहब्बत के बायस यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया था। और अब उसके बाद चेयरमैन का जब मेरा मतलब उसके ऊपर फिर उनको थोड़ा सा वो वोट लेके वहाँ से भाग आए, तो मोटरवे पे उनको रोक के नादीदा कुव्वतों ने तो वॉशरूम में बंद कर दिया था। अच्छा। और फिर इस्लामाबाद से एक एंट्रॉज चला था जिन्होंने उनको जाके बाथरूम से निकाला था और वापस कौमी असम्बली में लाके डिलीवर किया था। तो राजा साहब बेचारे मजबूर महज हैं। उस वक्त भी तो ये नहीं कहा गया था मसरूफ है इस वजह से। नहीं, अगर कोई कुव्वत मेरे ख्याल अभी भी इंटरवीन करेगी, उनको कहीं पर अगर वो फंसे हुए हैं तो उनको रिलीफ देगी। हो सकता है उसी ने इंटरवीन कर रखा हो। हाँ। हम कह तो कुछ नहीं सकते नहीं, लेकिन ये मुशावरत होना तो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मुशावरत होना कल मुशावरत आईनी डिमांड है, आईनी तौर पे आईन में लिखा गया हुआ है कि ये मुशावरत बहुत अच्छा। वैसे मैं जाती तौर पे यार बड़ाई साहब, काजी साहब आ गए हैं यार, उनको भी जी मंसूर साहब को भी हम वेलकम कहते हैं PNN क्राइसिस सेंटर में। मंसूर साहब, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। सर, अब पूरी जो सूरत हाल बनती है आपको नजर आ रही है? सूरत हाल बड़े मजे की है। और अभी जब आप ये खबर पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि हम लोग ऑन ए लाइटर नोट तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि इस मुल्क और इस निज़ाम की कितनी बदकिस्मती है। राजा रियाज साहब बिजी हैं और डिसीजन क्या होना है प्राइम मिनिस्टर का। कल राजा रियाज साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, और कल जब राजा रियाज साहब से किसी फरूख उड़ाई जैसे हमारे जोशीले जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी चीते जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी आपसे तो फैसला तो मियां नवाज शरीफ कर चुके हुए हैं, तो आपसे तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास भी 3 नाम है। और वो इतने परसिस्टेंट थे उन 3 नामों को लेकर, जबकि उनसे अगर कोई पूछे कि वो 3 नाम कौन से हैं तो उनको वो भी नहीं पता होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हफीज शेख का नाम मेरे नामों में नहीं। हाँ, उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने कहा था लेकिन इकोनॉमिस्ट का नाम मेरे नामों में हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जब हम आज ये बात कर रहे हैं तो आज सुबह सुबह वो मैं देख रहा था कि नेपरा ने गैस प्राइस बढ़ा दी है और उन्होंने कहा जी 1.81 ओवरऑल प्राइस पर यूनिट बढ़ेगा, और कराची के लिए उन्होंने 2.31 पैसे उन्होंने कहा जी बढ़ा दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, हुकूमत जा रही है जाए, लेकिन हम लोग तो अपना काम पूरा करें। तो एक आम आदमी की जिंदगी जो वो सुबह से हम बात कर रहे थे 16 महीने में क्या किया, तो 16 महीने में एक आम आदमी की जिंदगी तो बद से बदतर हुई है। अब आप यकीन करें कि इस दफा हम सारों के बिजली के बिल आए हैं, मतलब वो बिल्स जो शायद 60,000 आते थे वो कोई 1.5 लाख पे चले गए। जिस दिन बिजली के बिल आए उससे अगले दिन जब ऑफिस आए तो सबके मुंह लटके हुए थे। और ड्यू डेट उनकी वही होती है जिस दिन बिल पहुंच रहा होता है। अच्छा, ये राजा रियाज साहब का जिक्र किया है, रजी साहब आपसे जानना चाहूंगा पहले, क्योंकि ऑपोजिशन हमने देखा पिछले ये जो 11 माह थे उसके अंदर नहीं थी, तो 15 माह के अंदर, तो आपको क्या लगता है इसका फायदा हुआ है कि मामला जो हुकूमत थी वो खुश असलूबी से करती रही है, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, या नुकसान हुआ है कि ऑपोजिशन होती तो शायद मामला बेहतर तरीके से हो सकते थे? देखिए, कौमी असम्बली के अंदर तो चले एक फ्रेंडली अपोजिशन थी, सेनेट के अंदर तो PTI की अक्सरियत रही है, वहां पे क्या कोई मज़ाहमत हुई है? ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ ओवरऑल, मतलब कि किसी एक को सिंगल आउट किए बगैर इन 5 साल के अंदर हमारी कौमी असम्बली ने बहुत सारे जो स्पेस जो है वो लूज़ की है अदारों को।
और अदारों से मुराद मेरी तमाम अदारे हैं, भले वो काले चोगे वाले हों और भले वो खाकी वाले हों, सब के लिए हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने स्पेस लूज़ की है उनके सामने। ह्यूमन राइट्स का इशू हो, मिसिंग पर्सन का इशू हो, इन लोगों को फंडामेंटल राइट फ्राहम करने का इशू हो। आखिरी दिनों के अंदर बहुत शोर हुआ इसके ऊपर कि 500 अरब रुपए की गाड़ियां जो हैं वो तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए दस्तयाब हैं, लेकिन गरीब के लिए जो सब्सिडी थी वो आपने 100 यूनिट से कम करके 50 यूनिट वाले कंज्यूमर तक महदूद कर दी। तो ये भी इसी कौमी असम्बली और रज़ी साहब, आप सही कह रहे हैं कि गरीबों का तो कोई हाल नहीं है। अब सर जिस तरह से बात हो रही है कि निगरान जो सेटअप है उसकी मुद्दत, उसका दौरानिया जो है वो तवील हो सकता है, तो अब आवाम जो है क्या कोई रिलीफ उन्हें फ़ारूक साहब मिल सकता है? सोचे आवाम के कोई रिलीफ मिलेगा उन्हें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो हुकूमत ने इस तरह के फैसले करने थे वो जाते हुए ये तयशुदा फैसले थे, और ये जो कंटिन्यूटी होगी निगरान हुकूमत की, ये इन्हीं फैसलों पर इम्प्लीमेंट भी करवाएगी, बल्कि इससे ज़्यादा सख्त फैसले लेगी, क्योंकि इस हुकूमत को तो फिर भी कहीं पे ये था एहसास कि हमने लोगों में जाना है, हालांकि मेरा ख्याल में उस तरह से वो एहसास नहीं कर पाए, लेकिन ये कोई यकीन दहानी करवाई गई है जिसकी बुनियाद पर। किसको करवाई गई है? ये जो पार्टियां मौजूद थी हुकूमत में, सब पार्टियों को एक ही यकीन दहानी नहीं, ये मेजर 2-3 पार्टियां, बाकी यकीन दहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या यकीन दहानी करवाएगी? मैं अब कौमी असम्बली में था 3-4 दिन बिल्कुल ऐसे ही है। आप तमाम पार्लियामेंटेरियन से बात किया, मैं उनसे बात कर रहा था, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन हमें कहते थे आके कि एक पार्लियामेंटेरियन तो आगे ये कहा कि ये असम्बली नहीं है, मजाक है। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटियों के बिल इस तरह से हो रहे थे कि मैं इस्लामाबाद के एक होटल में बैठा था और मुझे एक साहब कह रहे थे आप बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी का बिल आपने पास करवाना है, वही तरीकाकार जो चल रहा है, आप मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी का करवाना है, हम आपको काली करवा देते हैं। 281 बिल टोटल असम्बली ने किए हैं, और सबसे ज्यादा तेज तरीन ये तकरीबन इसी माह में जुलाई से पिछले 2 दिन पहले 29 बिल पेश हुए हैं। ये 75 टोटल बनते हैं, ये जो इतने जुलाई और अगस्त की अगर हम पूरा कर लें। और उसमें उन्होंने अक्लमंदी ये की, आप साजिश देखें कि उसको सुबाइयत का इशू बना के पेश कर दिया, हालांकि वो सबकी सब निजी यूनिवर्सिटियां हैं, और उन्होंने इस पे डिस्कशन ही नहीं होने दी कि यार ये 25 डिग्री सेलिंग सेंटर्स बन रहे हैं, अरबों रुपए का रेवेन्यू होगा इसके अंदर। जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं इतने बिल पेश किए कि हम तो ये देख ही नहीं सके कि बिल में लिखा क्या था, उसमें रज़ा रब्बानी वाला जो कमेंट देख सकते, ये कब देख सके हैं? वैसे बाय द वे मेरा नहीं ख्याल पूरी पार्लियामेंट के अंदर को 7 या 8 लोग भी होंगे जो पेश होने वाली लेजिस्लेशन को पढ़ते होंगे। मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर हमें ये शिकवा था कि जी 19 मिनट के अंदर 72 बिल पास हो गए, ठीक है, इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ना था ना, तो इन्होंने मेरा मतलब है 3 दिन के अंदर 250-300 करवा लिए। सर वो बिल जो मंजूर होते हैं वो तो किसी खाते में नहीं होते, हाँ जो नहीं मंजूर होते उनकी कुछ थोड़ी बहुत डिटेल सामने आती हैं कि क्यों मंजूर नहीं हुए। मंसूर साहब, क्या लेगेसी छोड़ के जा रही है ये गवर्नमेंट? मैं ना आज सुबह जब आ रहा था तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे, मैंने देखा कि 16 माह में हुआ क्या है। सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। पेट्रोल की प्राइस में 82% इंक्रीज हुआ है। आज से 16 महीने पहले 150 का था पेट्रोल, एज ऑफ टुडे 273 रुपए का है पेट्रोल एक, और जो इन्फ्लेशन थी वो हमारी औसतन 26.4 पे गई है, और आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 50% क्रॉस कर गई। इस सारे ये जितने मैं आपको एनालिसिस दूंगा इसमें सिर्फ और सिर्फ पिसी है तो अवाम पिसी है। उसके बाद आप आगे आ जाए, डॉलर 57% इंक्रीज हुआ है एज ऑफ टुडे। आज जब मैं आ रहा था 302 रुपए का ओपन मार्केट में, और इंटरबैंक 289 और 290 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आगे आ जाए जी, उसके बाद हमारे ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडलाता रहा कि जी आज डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और उसके अंदर एक बहुत कलीदी किरदार जो हमारा 8 माह तक IMF प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ, उसमें इसहाक डार साहब का एक बहुत ही कलीदी किरदार है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और IMF की अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स लोन और टूवर्ड्स रुपी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर बिल्कुल ही डिफरेंट थी। आपके उनके हिसाब से हम 260 पे हमारा डॉलर होना चाहिए, जबकि उन्होंने 240 पे होना चाहिए। बजट वो 260 के हिसाब से बना रहे हैं, मार्केट इस वक्त 300 पर है। सो ये आप देख लें। उसके बाद कानून साजी, अभी वो मैं उस पर नहीं बताऊंगा, वो जितना हम कह चुके हैं। अदलिया में हमने पहली दफ़ा इस तरह का टकराव देखा है, हुकूमत बा मुकाबला अदलिया। अदलिया के अंदर उन्होंने कहा जी बेंच फिक्सिंग अदलिया के अंदर हो रही है, उन्होंने कहा जी नरम रवैया विद रिस्पेक्ट टू चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो है, और उन्होंने अदलिया को कहा जी ये सहूलतकार है। ये भी पहली दफ़ा हमने देखा है। पंजाब और KP की हुकूमत 90 दिनों के लिए बनी थी। आईनी माहिरीन हमारे सबके प्रोग्राम्स में बैठ के डिफेंड करते हैं, 90 दिनों में नई इलेक्शन हुआ, कोई क्यामत नहीं आती। हजूर क्यामत तो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक कुछ होगा नहीं क्यामत नहीं आएगी। लेकिन सर विफाक के लिए भी तो मिसाल सेट हो गई है।
अभी वही इसीलिए तो वही तो उसी पे मैं आने लगा, 90 दिनों के लिए आए और अब मजीद 6 महीने तक यही हुकूमतें रहेंगी। 6 महीने से कम पे कहा जा रहा है 6 महीने। सर 6 महीने आप आज चले देख लीजिएगा। उसके बाद 9 अगस्त को एक अलमिया हुआ जिसके अंदर एक पार्टी ने इतना लोगों के अंदर 9 मई को सॉरी, जिसके अंदर उन्होंने इतना जहर भर दिया अपनी ही अवाम के अंदर कि वो जो वहां पर हुए, और आज बदकिस्मती देखें अवाम आज जेलों में है और वो जितने रहनुमा थे वो कोई दूसरी पार्टी में चला गया ईद से पहले और ईद के बाद। अच्छा, निगरान वजीर आजम के हवाले से जरा बात करना चाह रहे थे। अब निगरान वजीर आजम के लिए पाकिस्तान के लिए मौशी हालात पड़े, इस टाइम मुश्किल हालात के अंदर हैं, तो अब निगरान वजीर आजम आपका क्या ख्याल है बड़ा सब कैसा होना चाहिए? क्योंकि IMF का अक्टूबर में एक वफ्द भी शायद पाकिस्तान आएगा, अगले 9 माह के अंदर ये जो IMF का मुआहदा हुआ है 9 माह के अंदर हमें अगली किस्त भी मिलनी है, तो ऐसा वजीर आजम निगरान 2 किस्तें और मिलनी है। मेरे ख्याल में अगर हम अभी बैठ के यहाँ पर खूबियाँ बताएंगे ना कि निगरान वजीर आजम ऐसा होना चाहिए, तो अभी थोड़ी देर में अगर आपको सुबह तक खबर आ जाए या रात के किसी पर खबर आ जाए, तो जब वजीर आजम का चुनाव करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं उसका, तो वो उसकी खूबियाँ एक तो बेहतर अंदाज में बताएंगे उसकी शख्सियत के मुताबिक। लेकिन मौजूदा हालात में ज़रूरत किस चीज़ की है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो बात सच है, सबको पता है कि मुआशी हालात हमारे बेहतर नहीं हैं और इस वक्त में कोई ऐसे, लेकिन आप जिस तरह से इसका सिलेक्ट किया जा रहा है ना, मैं तो आप बुनियादी नुकता तो ये है, इसका जो तरीकाकार है इसके ऊपर भी आप आएंगे ना, यानी कौन सी ओपोजिशन है, एक लंगड़ी ओपोजिशन है, ओपोजिशन लीडर के बारे में अब जब बात करते हैं तो हम सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, इसकी क्या वजह? मतलब हमें जिस बात पे रोना चाहिए भाई, राजा साहब की मासूमियत है यार, मासूमियत है राजा साहब की। और उनसे भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये मसूफियत की बात कर रहे थे ना, मतलब हमें फैक्ट पे बात करनी चाहिए, तो मैंने चेक करवाया कि इस्लामाबाद में राजा साहब की क्या मसूफियत है। आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, कोई मसूफियत नहीं, हैरान करें हमें कोई मसरूफियत नहीं। ये तो जब खबर आई थी तो शायद ठीक है ना, आप अभी जाके चेक करवा लें, फिर रिपोर्टर को भेजें, उनके जाए ओपोजिशन लीडर के चैम्बर में चले जाएं। 2 चीजें हैं, नहीं करते हैं, जब मैं बोलता हूं तो आप माइक छोड़ देते हैं। ऐसे बरखुरदार जो है अल्लाह ताला हर किसी को दे, मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। देखिए, एक इस वक्त क्राइसिस है अदालती हवाले से, आईनी हवाले से, ठीक है। तो कुछ लोगों का ख्याल है, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, कि जो अगला निगरान वजीर आला हो उसका आईनी बैकग्राउंड, मतलब वो कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है, वजीर आज़म, सियासतदान भी हो सकता है, अगले वजीर आज़म जो है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो है उसका ये ख्याल है कि अगला जो मसाइल हैं अगले 8 या 5 या 6 माह के अंदर वो मुआशी नोयत के हैं, मालियाती नोयत के हैं। उनका इसरार है कि कोई मालियाती अमूर का माहिर हो। तो ये दोनों इस वक्त मबाहिस जारी हैं, मैं इतला और तजिए की बुनियाद, यानी ये दोनों साफ होने चाहिए। अगर एक में हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा रजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि बड़ों की बड़ी बैठकें हो चुकी हैं और र्यूमर्स ये हैं कि फैसले हो चुके हैं, सिर्फ नाम सामने आना बाकी रह गया है, तो बताएं आपकी जो खबरें हैं, आपके जराए क्या कहते हैं, क्या वाकई नाम फाइनल हो गया है? अब ये बस इधर उधर हमें बहकाया फुसलाया जा रहा है, एकदम से नाम आ जाएगा? फाइनल हो गया तो वो 4 बंदों को पता है, ठीक है। हाँ, एक तो आफत साहब हैं, और दूसरे नवाज शरीफ हैं, तीसरे शहबाज शरीफ हैं, और चौथे आसिफ अली जरदारी हैं। इन चारों के अलावा जरदारी साहब तो कह रहे हैं ना, नाम अभी भी वो कह रहे हैं कि जी हमें, आप मान ही नहीं रहे कि ऑपोजिशन लीडर को पता होगा नाम, आपको वो खिला रहे हैं, मैं नहीं मान रहा, आप मानने को तैयार नहीं, करने को तैयार भी नहीं हूँ। देखिए, वो खिला रहे हैं आपको और मुझे, मीडिया को, क्योंकि मीडिया एक हॉस्टाइल मीडिया है इस वक्त टुवर्ड्स PDM। और दूसरी एक बात जो है, गाजी भाई ने बहुत सारी बातें गिनवा दी, एक बात मैं मौजूदा 15 माह की, ये हुकूमत जो थी ये कोई भी मुअस्सर बयानिया बनाने में नाकाम रही। ये वाली आखिरी हुकूमत, ये 15 माह के अंदर देखिए, आज हम बात कर रहे हैं 15 माह की ना, ठीक है। हमने 3 साल 7 माह 21 दिन के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर कभी एक ट्रांसमिशन की हो या कभी एक प्रोग्राम किया हो, ठीक है। आप उनको 5 साल तक रहने देते तो करते हैं ना, 5 साल तक रहने देते तो करते हैं। मतलब देखें, उनकी तो 3 गुना मुद्दत ज्यादा थी ना इनसे, तो उनके ऊपर किसी ने बात नहीं की, किसी ने प्रोग्राम नहीं किया। हम इनके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ये भी एक इनकी नाकामी है कि ये कोई भी मुअस्सर नरेटिव कम्युनिकेशन बनाने में नाकाम रहे। और आखिरी दिन तो उन्होंने सहाफियों के जो, अच्छा रजी साहब, सेनेटर बयान चंद साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, अब वक्त कम रह गया है, मुकाबला सख्त है, निगरान वजीर आजम आखिर कौन होगा, कोई नाम सामने आया? देखिए, नाम तो अभी सामने नहीं आया। आप भी बात कर रही थी कि अभी अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस की मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन जो यहाँ पे बहस हो रही है, कोई रिटायर्ड जज आ जाएगा, कोई रिटायर्ड जनरल आ जाए, या कोई
टेक्नोक्रेट फाइनेंशियल आ जाए। पॉलिटिशियंस को माइनस इसलिए कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल किसी न किसी पार्टी से उनकी एफिलिएशन है। तो क्या मेरा तो क्वेश्चन ये भी है, क्या हमारे जजेस की वो रेपुटेशन बची है कि उनके नाम गिनाए जाएं कि वो किस तरह के वो झुकाव रखते हैं? तो यहाँ पे तो न्यूट्रलिटी वाली जो बात है वो तो खत्म चुकी है। अच्छा दयाल साहब ये फरमाइएगा, ये तवक्का कर रहे हैं कि ये फरमाइएगा, नई हल्का बंदियों पर पहले पीपल्स पार्टी को बड़ा एतराज़ था। वज़ीर आला सिंध जो है वो बोले थे कि हम इस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, हमारी आबादी को कम गिना गया। फिर यकदम जब मीटिंग हुई तो वहाँ पर कोई एतराज़ आपकी तरफ से नहीं लाया गया और मान लिया गया कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। क्या वजह बनी थी? देखिए, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, गिव एंड टेक पे रखते हैं। हमारे कुछ एतराज़ात सुने भी गए, कुछ नहीं सुने गए, लेकिन जब कंसेंसस बना, सब जो हमारे अलाइड पार्टीज हैं उनका कंसेंसस बना, तो हमें उनके साथ जाना था। और जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ये जो आदमशुमारी का है, सेंसस का अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शंस डिले होंगे, हाँ यकीनन उसके बाद हल्का बंदियां होनी हैं, उसमें कुछ डिले हो सकता है, लेकिन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पहले वैल्यू दिया है? ठीक है, बयान साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। रजी साहब बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे मरियम औरंगजेब साहिबा का। बल्कि और उनको फोन पे भी लें आप और उनसे पूछें कि उन्होंने क्या कारनामा वैसे उन्हें कॉल करनी चाहिए, उनको जरा हमें मुबारकबाद भी देनी चाहिए। खैर अभी बैक टू द टॉपिक सर, निगरान वजीर आजम की हम बात करते हैं। रज़ी साहब, अब देखें जो अपोजिशन लीडर साहब थे वो तो मसरूफ़ हैं, अब आज भी मुशावरत नहीं होगी, तो सर आइनी तरीक़ाकार क्या है? 3 दिन का वक्त मौजूद है। और सर ख्वाजा आसिफ साहब की अगर हम बात करें, कल बड़ी उन्होंने गुफ्तगू की है कि जी नाम वो आएगा जो लिस्ट में नहीं है, और सर शायद वो नाम आ जाए। और सर उन्होंने बड़ी सख्त बात भी की, कह रहे हैं राले टपक रही हैं सबकी, क्योंकि सबको पता है कि मुद्दत बड़ी लंबी होने वाली है निगरान हुकूमत की। हाँ देखिए, बड़ी लंबी तो नहीं होने वाली। उसकी वजह यह है कि जो भी साहब आएंगे उनके साथ मेरा नहीं ख्याल कि IMF जो है वो फर्दर डील करे। जो हमारी मईशत की हालत है, मार्च तक हमें ये जो रिलीफ मिला है 9 माह का, इसके बाद फिर हमें एक 3 साल का पैकेज बैठ के करना है नेगोशिएट IMF के साथ अगले 3 साल के लिए। और जिस पैकेज के मुकम्मल होने के बाद हम मईशत की बेहतरी की तो लगा सकते हैं, अगर हमने उन रिफॉर्म से अमल दरामद कर लिया। तो IMF जो है वो कभी भी इस तरह की हुकूमत अगर मार्शल ना लग जाए तो वो किसी भी नॉन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत जिसके टेन्योर के बारे में उसे श्योर ना हो उससे नहीं करते। कम से कम मेरा तो तजर्बा यही बताता। ठीक है, वो उनका टेन्योर जब तक इंश्योर ना हो वो उसके साथ नेगोशिएशन पे नहीं बैठते। इसका मतलब है कि आपको मार्च तक एक इलेक्टेड हुकूमत इंस्टॉल करनी है जिसकी अगली 5 साल की मुद्दत हो। अच्छा, सेनेट का इलेक्शन भी है और मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी है। अगर आप जमहूरियत को बुलडोज करना चाह रहे हैं और केयर टेकर से ही निज़ाम चलाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेनेट को भी उड़ाना चाह रहे हैं। 1/3 सेनेट तो फारग हो जाएगा ना मार्च के अंदर, और आप अगर उसका इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं करते तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो उनका बाकियों का इंतखाब नहीं हो पाता और बाकियों का। अच्छा, निगरान हुकूमत की वजह से एक और मसला, सदर साहब भी बरकरार रहेंगे अपनी कुर्सी पर। हाँ, ये भी एक अपनी जगह पे है कि जब तक गवर्नमेंट नहीं आ जाती, प्रोविजनल गवरमेंट नहीं आएगी, वफाकी गवर्नमेंट नहीं आएगी, सदर का इंतखाब नहीं होगा, तो फिर उनका आईनी किरदार क्या होगा? बिल्कुल वही अपने ओहदे पे कंटिन्यू करेंगे, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। लेकिन इसमें तो वो किसी रुकावट का बाइस नहीं बनेंगे नहीं, हाँ, वो किसी भी जगह पे, क्योंकि ये तो आपने देख लिया पिछले 2-3 माह में कि वो किसी भी मामले के ऊपर बहुत से मामला आए हैं जिनमें वो। लेकिन एक बात कल मैं सलमान आबद साहब बता रहे थे कि लाहौर में एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह था, वेलफेयर के हॉस्पिटल का इफ्तिताह, जो कि करने आ रहे थे आरफ अलवी साहब। तो उसके अंदर इस शहर के बड़े बड़े डोनर्स जो थे उन्होंने ऐलान करना था आके, दे रिफ्यूज, उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि हम किसी ऐसी महफिल में मौजूद ना हों जिसमें आरफ अलवी साहब हों। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आरफ अलवी साहब की एफिलिएशन एक पार्टी से है जो पार्टी आजकल जेरे अताब है, तो हम जेरे अताब लोगों के साथ क्यों खड़े हों? ठीक है, डोनर्स तो ऐसे सोचते हैं। उन्होंने डोनेशन देनी है, उन्होंने अपने आप को किसी के साथ अलाइन तो नहीं ना करना। ठीक है सर, इसकी हम बात करेंगे कि 9 मई के बाद जो मुल्की सियासत है उसने किस जो रुख है वो अपना किस तरह से रुख बदला है। लेकिन एक ब्रेक अभी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
नाज़रीन, PNN क्राइसिस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे थे निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से। अहम पेशरफ जो अभी तक सामने आई है वो यही है कि राजा रियाज साहब मसरूफ़ हैं, आज वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं कर सकते। और जवेरिया, जिस तरह आप बात कर रही थी कुछ 9 मई के बाद होने वाले वाक़यात के हवाले से, उस पर अब आगे बात करेंगे। रिजी साहब, कितना नुकसान हुआ? वाकई नुकसान तो हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इस वक्त मौजूदा सिनेरियो देखें तो वो बिल्कुल आउट हैं, ना कोई मुशावरत का सिलसिला। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि सर कल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI को नाअहल कर दिया गया है 5 साल के लिए, सर अब शाह महमूद साहब कह रहे हैं कि वो तो ताहयात वो चेयर ही करेंगे पार्टी को। तो सर पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती नज़र आ रही है अगर हम आगे इंतखाबात के बात करें तो? देखिए, पहले मैं इस पे बात कर लूँ, ये एक मुकाफात अमल है। जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो पार्टी चेयरमैन के तौर पे थे जी। फिर इमरान खान साहब एक पिटिशन लेके गए थे साकिब निसार साहब के पास और उन्होंने ताहयात चेयरमैनी का फैसला सुनाया था और अब वो वही फैसला जो है वो इमरान खान साहब पे हुआ है। तो इसलिए मोहब्बतों में भी और नफरतों में भी एक जैसी जब आप कोई काम करने लगें तो इस इंतहा तक ना जाएं। और बचपन में तो सुना हुआ है ना आपने, तो खैर हाल ही में सुना होगा क्योंकि आपका बचपना खत्म नहीं हो रहा। बचपन में तो सुना हुआ है ना कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। ठीक है, ये तो एक साइड पे जैसा करना वैसा। दूसरी बात, सियासी कुव्वतें जो होती हैं, जो सियासी पार्टियां होती हैं, वो कभी भी इस तरह के इकदामात से ख़त्म नहीं होती। ना उनकी मकबूलियत में कमी होती है बल्कि उनकी मकबूलियत में इजाफा होता है। इमरान खान साहब के जेल जाने से उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। नवाज शरीफ साहब जेल में थे जब पंजाब के अंदर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरे थे, हालांकि आपने RTS तक बंद किया था। फिर लोग टिकटें वापस करवा दी थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे वो पंजाब असेंबली के अंदर। आपको जहाज तो क्या सियासी हैसियत रखेंगे? इसलिए पार्टी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, पार्टी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और रहेगी। पार्टियां इस तरह खत्म नहीं होती, सियासी पार्टियां इस तरह खत्म नहीं होती। ठीक है सर, सियासी पार्टियां यकीनन प्रोसेस से खत्म होती हैं। सर निगरान, अगर हम वजीर आज़म की बात कर रहे हैं तो निगरान वजीर आज़म का नाम तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जो भी निगरान वजीर आज़म आएगा उसको क्या क्या चैलेंजेस पेश, वो एक रिपोर्ट में हमारे पास मौजूद है, वो जरा देख लेते हैं। निगरान हुकूमत के क़याम का वाहिद और बुनियादी मकसद साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनाकाद करवाना होता है। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 रोज ही होती है, लेकिन पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गैर फितरी तहलील ने एक ऐसे तनाज़े को जन्म दे दिया जिससे जनवरी 2023 में कायम 2 सूबों की निगरान हुकूमतें अभी भी कायम हैं। नई मरदमशुमारी और नई हल्काबंदियों के बाद इंतखाबात के इनाकाद का फैसला किया गया है। सियासी पंडितों ने खदशा जाहिर किया है कि इंतखाबात मार्च 2024 तक ही मुमकिन होंगे। हो सकता है बात इससे भी आगे चली जाए। मार्च अप्रैल में सेनेट की आधी नशिस्तें खत्म हो रही हैं, जिसकी वजह से फौरी सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद होना जरूरी होगा। 2 सूबों की निगरान हुकूमतें 1-1 साल कायम रहेंगी, जबकि वफाकी हुकूमत भी कमोबेश 6 माह से 9 माह तक कायम रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इन हुकूमतों के 90 रोज से ज्यादा आयाम का मुतल्लिका असम्बलियों से लीगल कवर हासिल किया जाएगा। अच्छा, ये निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो मुश्किलात होंगी उस पर एक रिपोर्ट आपने अभी देखी है। मंसूर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अब अगर बात की जाए कि जो तमाम तर सूरत हाल बनी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी हैसियत अब खो चुकी है, अब जो निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर की बात हो रही है और जो जमातें इस वक्त बैठी हुई हैं, अगर आज ये फैसला नहीं होता कि निगरान वज़ीर आज़म कौन है और कल पे चल जाती है बात और असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो कितना वक्त होगा, कितने दिन होंगे निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए अपोजिशन लीडर के पास और वज़ीर आज़म के पास? इससे पहले मामला पार्लिमानी लीडर के पास, पार्लियामेंटी कमेटी के पास जाए या इलेक्शन कमीशन के पास जाए? अच्छा, पार्लिमानी कमेटी के पास तो आई डोंट थिंक सो कि फैसला जाने लगा है, क्योंकि फैसला तो हुआ है। अब सिर्फ अनाउंस करना है। अगर राजा रियाज साहब को ख्वाजा आसिफ ने कहा ना, जैसा जवेरिया ने पहले मेंशन किया कि नाम तो लिस्ट के बगैर भी हो सकता है। राजा रियाज साहब का टाइम का इशू है, बहुत मसरूफ है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी रिजवान रज़ी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कर रहे थे। आप कभी भी सियासतदान को ना सिस्टम से इररेलेवेंट नहीं कर सकते।
पॉलिटिक्स में, और अगर आपने जमहूरियत इस मुल्क के अंदर चलानी है, आपने नवाज शरीफ के साथ ये करके देख लिया। आज मेरे ख्याल में नवाज शरीफ सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हो गए। आप लोगों की कोशिश थी, आप लोगों ने कहा इनको सिस्टम से एलिमिनेट कर दें। आज आप किसी और को कर रहे हैं। आपने ये प्रोसेस चलने देना है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक जमहूरियत खुद भी होनी चाहिए। एक नंबर 2, अभी बात हो रही है कि जी इलेक्शंस क्यों टाइम पे होंगे नहीं होंगे एंड ऑल दैट। हम लोग इलेक्शंस देखेंगे इस मुल्क में। एक जो अभी ये बात जुमला इन्होंने कहा था, इंस्टॉल करेंगे गवर्नमेंट, ये ठीक कह रहे हैं। एक गवर्नमेंट इंस्टॉल होगी। IMF आपको पैसे एक इंटरम सेटअप में दे रहा है, पहले एक दिए, एक इंटरम सेटअप में देगा, और अगली जो थर्ड क्रांच है वो लास्ट में देगा जब एक इंस्टॉल गवर्नमेंट हो चुकी होगी। मंसूर साहब, इस घंटे का वक्त कम है, लेकिन हम अपने नाजरीन को आज रात तक तमाम तर सूरत हाल से अपडेट, ये PNN का जो क्राइसिस सेंटर है वो लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस घंटे से हम अगले ही घंटे में दोबारा ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, PNN क्राइसिस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के हवाले से। अहम पेशरफ जो अभी तक सामने आई है वो यही है कि राजा रियाज साहब मसरूफ़ हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं कर सकते। और जवरिया, जिस तरह आप बात कर रही थी कुछ 9 मई के बाद होने वाले वाक़यात के हवाले से, उस पर अब आगे बात करेंगे। रिज़वी साहब, कितना नुकसान हुआ? वाकई नुकसान तो हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इस वक्त मौजूदा सिनेरियो देखें तो वो बिल्कुल आउट हैं, ना कोई मुशावरत का सिलसिला। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि सर, कल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI को नाअहल कर दिया गया है 5 साल के लिए। सर, अब शाह महमूद साहब कह रहे हैं कि वो तो ताहयात वो चेयर ही करेंगे पार्टी को। तो सर, पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती नज़र आ रही है अगर हम आगे इंतखाबात के बात करें तो? देखिए, पहले मैं इस पे बात कर लूँ। ये एक मुकाफ़ात अमल है। जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो पार्टी चेयरमैन के तौर पे थे जी। फिर इमरान खान साहब एक पिटिशन लेके गए थे साकिब निसार साहब के पास, और उन्होंने ताहयात चेयरमैनी का फैसला सुनाया था। और अब वो वही फैसला जो है वो इमरान खान साहब पे हुआ है। तो इसलिए मोहब्बतों में भी और नफरतों में भी एक जैसी जब आप कोई काम करने लगें तो इस इंतहा तक ना जाएं। और बचपन में तो सुना हुआ है ना आपने, तो खैर हाल ही में सुना होगा क्योंकि आपका बचपना खत्म नहीं हो रहा। बचपन में तो सुना हुआ है ना कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। ठीक है, ये तो एक साइड पे जैसा करना वैसा। दूसरी बात, सियासी कुव्वतें जो होती हैं, जो सियासी पार्टियां होती हैं, वो कभी भी इस तरह के इकदामात से ख़त्म नहीं होती। ना उनकी मकबूलियत में कमी होती है बल्कि उनकी मकबूलियत में इजाफा होता है। इमरान खान साहब के जेल जाने से उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। नवाज शरीफ साहब जेल में थे जब पंजाब के अंदर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरे थे, हालांकि आपने RTS तक बंद किया था। फिर लोग टिकटें वापस करवा दी थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे वो पंजाब असेंबली के अंदर। आपको जहाज चलाने पड़े, हैसियत रखेंगे। इसलिए पार्टी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, पार्टी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और रहेगी। पार्टियां इस तरह खत्म नहीं होती, सियासी पार्टियां इस तरह खत्म नहीं होती। ठीक है सर, सियासी पार्टियां यकीनन प्रोसेस से खत्म होती हैं। सर, निगरान, अगर हम वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा उसको क्या क्या चैलेंजेस पेश, वो एक रिपोर्ट में हमारे पास मौजूद है, वो जरा देख लेते हैं। निगरान हुकूमत के क़याम का वाहिद और बुनियादी मकसद साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनाकाद करवाना होता है। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 रोज ही होती है, लेकिन पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गैर फितरी तहलील ने एक ऐसे तनाज़े को जन्म दे दिया जिससे जनवरी 2023 में कायम 2 सूबों की निगरान हुकूमतें अभी भी कायम हैं। नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात के इनाकाद का फैसला किया गया है। सियासी पंडितों ने खदशा जाहिर किया है कि इंतखाबात मार्च 2024 तक ही मुमकिन होंगे। हो सकता है बात इससे भी आगे चली जाए। मार्च अप्रैल में सेनेट की आधी नशिस्तें खत्म हो रही हैं, जिसकी वजह से फौरी सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद होना जरूरी होगा। 2 सूबों की निगरान हुकूमतें 1-1 साल कायम रहेंगी, जबकि वफाकी हुकूमत भी कमोबेश 6 माह से 9 माह तक कायम रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इन हुकूमतों के 90 रोज से ज्यादा आयाम का मुतल्लिका असम्बलियों से लीगल कवर हासिल किया जाएगा।
अच्छा, ये निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो मुश्किलात होंगी उस पर एक रिपोर्ट आपने अभी देखी है। मंसूर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अब अगर बात की जाए कि जो तमाम तर सूरत हाल बनी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी हैसियत अब खो चुकी है, अब जो निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर की बात हो रही है और जो जमातें इस वक्त बैठी हुई हैं, अगर आज ये फैसला नहीं होता कि निगरान वज़ीर आज़म कौन है और कल पे चल जाती है बात और असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो कितना वक्त होगा, कितने दिन होंगे निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए अपोजिशन लीडर के पास और वज़ीर आज़म के पास? इससे पहले मामला पार्लिमानी लीडर के पास, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाए या इलेक्शन कमीशन के पास जाए? अच्छा, पार्लियामानी कमेटी के पास तो आई डोंट थिंक सो कि फैसला जाने लगा है, क्योंकि फैसला तो हुआ है। अब सिर्फ अनाउंस करना है। अगर राजा रियाज साहब अब ख्वाजा आसिफ ने कहा ना, जैसा जवेरिया ने पहले मेंशन किया कि नाम तो लिस्ट के बगैर भी हो सकता है। राजा रियाज साहब का टाइम का इशू है, बहुत मसरूफ है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी रिजवान रज़ी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कर रहे थे। आप कभी भी सियासतदान को ना सिस्टम से इररेलेवेंट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। और अगर आपने जमहूरियत इस मुल्क के अंदर चलानी है, आपने नवाज शरीफ के साथ ये करके देख लिया। आज मेरे ख्याल में नवाज शरीफ सबसे ज्यादा रेलिवेंट हो गए। आप लोगों की कोशिश थी, आप लोगों ने कहा इनको सिस्टम से एलिमिनेट कर दें। आज आप किसी और को कर रहे हैं। आपने ये प्रोसेस चलने देना है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक जमहूरियत खुद भी होनी चाहिए। एक नंबर 2, अभी बात हो रही है कि जी इलेक्शंस क्यों टाइम पे होंगे नहीं होंगे एंड ऑल दैट। हम लोग इलेक्शंस देखेंगे इस मुल्क में। एक जो अभी ये बात जुमला इन्होंने कहा था, इंस्टॉल करेंगे गवर्नमेंट, ये ठीक कह रहे हैं। एक गवर्नमेंट इंस्टॉल होगी। IMF आपको पैसे एक इंटरम सेटअप में दे रहा है, पहले एक दिए, एक इंटरम सेटअप में देगा और अगली जो थर्ड क्रांच है वो लास्ट में देगा जब एक इंस्टॉल गवर्नमेंट हो चुकी है। मंसूर साहब, इस घंटे का वक्त कम है, लेकिन हम अपने नाजरीन को आज रात तक तमाम तर सूरत हाल से अपडेट, ये PNN का जो क्राइसिस सेंटर है वो लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस घंटे से हम अगले ही घंटे में दोबारा ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।